शरीर में कोई कपड़ा नहीं था। पैर दोनों राइट एंगल में मिला गया। एक पाँव बेड के इस तरफ, एक पाँव बेड के इस तरफ मिला गया। चश्मे को कूटा गया जिसकी वजह से आंखों से खून निकल गया। 8 और 9 अगस्त की दरमियानी रात को संजय राय ने आरजीकर अस्पताल में ट्रेनी डॉक्टर के साथ जबरदस्ती करने के बाद उसका कत्ल तो कर दिया था, लेकिन कत्ल से पहले और कत्ल के बाद भी वह दूसरी लड़कियों के साथ बदतमीजी और छेड़छाड़ करता रहा। दोस्तों, कोलकाता के आरजीकर अस्पताल की ट्रेनी डॉक्टर के साथ रेप और कत्ल के इल्जाम में गिरफ्तार कोलकाता पुलिस का सिविक वॉलेंटियर संजय राय वारदात से पहले किसी जोम्बी की तरह अपनी शिकार की तलाश में घूम रहा था और 8 और 9 अगस्त की दरमियानी रात को उसने आरजीकर अस्पताल में ट्रेनी डॉक्टर के साथ जबरदस्ती करने के बाद उसका कत्ल तो कर दिया, लेकिन कत्ल करने से पहले और कत्ल करने के बाद भी वो दूसरी लड़कियों के साथ बदतमीजी और छेड़छाड़ करता रहा। राय को गिरफ्तार करने के बाद सीबीआई ने जब पिछले 24 घंटे के उसकी हरकतों की स्कैनिंग करनी शुरू की तो उसके बारे में ऐसी जानकारियां निकलकर सामने आई जिन्होंने जांच अधिकारियों को भी सन्नाटे में डाल दिया है। 8 और 9 अगस्त के दौरान संजय राय अलग अलग बहानों से कुल 4 बार आरजीकर अस्पताल के अंदर गया था। इनमें से 3 बार तो वो अस्पताल के अंदर घूम फिर कर राउंड लगाकर बाहर निकल आया, लेकिन चौथी बार और आखिरी बार जब वो अस्पताल से निकला तब उसके हाथों में ट्रेनी डॉक्टर का रेप और कत्ल हो चुका था। लेकिन इसके आगे भी तफ्तीश में चला, लेकिन कि संजय राय वारदात वाली रात अस्पताल के पास ही एक रेड लाइट एरिया में भी गया था और वहां से लौटते हुए उसने रास्ते में भी एक लड़की से छेड़छाड़ की थी। यहां तक कि रेप और कत्ल की वारदात के बाद भी उसने एक महिला को फ़ोन किया और उसके साथ भी उसका व्यवहार एक परवटनी यानी कि सिरफिरे की तरह था। दोस्तों, 8 अगस्त को आरजीकर अस्पताल में 4 बार चक्कर लगाने के दौरान संजय राय एक बार अपने एक सिविल वॉलेंटियर दोस्त के साथ अस्पताल के अंदर गया। असल में उस वॉलेंटियर दोस्त का एक रिश्तेदार अस्पताल में भर्ती था और संजय राय उसी रिश्तेदार को देखने जाने के बहाने से अस्पताल में घूम रहा था और तफ्तीश में यह पता चला कि वारदात को अंजाम देने के बाद संजय ने एक महिला को फ़ोन किया जिसने उसने दीदी कहकर संबोधित किया, मगर हकीकत यही है कि उसने इस महिला के साथ भी बदतमीजी से बात की। अस्पताल से बरामद एक सीसीटीवी फुटेज में 8 अगस्त की रात को संजय राय अस्पताल से बाहर निकलता हुआ दिख रहा है। छानबीन में पता चला कि रात को अस्पताल से निकलने के बाद अपने एक सिविल वॉलेंटियर के दोस्त के साथ पहले सोनागच्छी रेड लाइट एरिया में गया। वहां उसका दोस्त तो एक जिस्म फरोशी के अड्डे में चला गया, लेकिन संजय बाहर ही खड़ा रहा। इसके बाद दोनों वहां से फिर साउथ कोलकाता के एक दूसरे रेड लाइट एरिया में चले गए, लेकिन यहाँ भी संजय का दोस्त अड्डे के अंदर चला गया और वो बाहर ही खड़ा रहा। और फिर यहीं से वापसी के दौरान उसने एक लड़की से छेड़छाड़ की और उसकी न्यूड तस्वीरें मांगी। दोस्तों, वो सीधे अस्पताल से थोड़ी दूरी पर मौजूद चेतला इलाके की एक रेड लाइट एरिया में गया था, यानी कि वारदात के 24 घंटे के दौरान वो एक करके रेड लाइट एरिया गया। पहले वो एक दोस्त के साथ सोनागच्छी गया, फिर वो उसी दोस्त के साथ चेतला की जिस्म फरोशी के अड्डे में पहुंचा, लेकिन दोनों ही जगह उसका दोस्त अंदर गया और ये बाहर खड़ा रहा। लौटते हुए रास्ते में एक लड़की से छेड़छाड़ की, आधी रात को डॉक्टर का रेप और मर्डर किया, फिर से एक महिला को फ़ोन कर उससे बदतमीजी की। संजय राय की इन हरकतों को देखकर ही ये साफ है कि उसके दिमाग पर लड़कियों के करीब आने और उनसे जाति करने की फितूर हावी था कि वो एक के बाद एक लगातार उन्हें अलग अलग तरीकों से टारगेट कर रहा था। रेप और मर्डर के मामले में जब संजय राय को गिरफ्तार करने के बाद सीबीआई ने उसकी क्राइम कुंडली निकाली तो उस राय के बारे में और भी हैरान कर देने वाली बातें पता चली। साफ हुआ कि संजय राय पर इसके अलावा पहले भी महिलाओं और लड़कियों के साथ छेड़छाड़ करने के इल्ज़ाम लग चुके हैं। यहाँ तक कि उसने अपने ही मोहल्ले में कई लड़कियों से बदतमीजी की है और तो और वो अपने इलाके में हफ्ता वसूल भी किया करता था।
लेकिन ये तो रही पोर्न फिल्मों के एडिक्शन से जूझ रहे रेप और मर्डर के आरोपी संजय राय के 24 घंटे की हरकतों का ब्यौरा। कत्ल के बाद मौका वारदात को लेकर भी कुछ ऐसे अनसुलझे सवाल हैं जिनका जवाब सीबीआई तलाश रही है। इनमें सबसे बड़ा सवाल तो यही है कि क्या ट्रेनी डॉक्टर के साथ रेप और कत्ल की वारदात को कहीं और अंजाम दिया गया और फिर लाश को लेकर सेमिनार रूम में फेंक दिया गया। डॉक्टर के घर वालों के मौका वारदात को देखकर कुछ ऐसे ही सवाल उठाए जा रहे हैं और अब सीबीआई भी इस पहलू को खंगाल कर देख रही है। छानबीन में सीबीआई को पता चला है कि 9 अगस्त की सुबह मृत ट्रेनी डॉक्टर को नींद से जगाने के लिए उसकी एक कलीग अस्पताल के सेमिनार हॉल में पहुंचा था, लेकिन उसे लगा कि शायद डॉक्टर सो रही है और वो वापस चला गया। जब तक उसका कत्ल हो चुका था और सेमिनार रूम में उसकी लाश पड़ी थी। सीबीआई ने उस डॉक्टर से ही पूछताछ की है, लेकिन डॉक्टर ने अपने जवाब में बताया कि जब वो सेमिनार में रूम में ट्रेनी डॉक्टर को बुलाने के लिए पहुंचा तो उसने देखा कि डॉक्टर अपने सिर पर एक हाथ रखकर एक मैट्रेस पर लेटी हुई है, जिसे देखकर उसे गुमान हुआ कि शायद वो सो रही हैं। लेकिन सवाल ये भी है कि जिस तरह से ट्रेनी डॉक्टर की लाश सेमिनार रूम में पड़ी थी, क्या उसे देखकर किसी को ऐसा भी धोखा हो सकता है? तो उसके जवाब में डॉक्टर ने कहा कि लाश के पास ही एक बेंच भी रखी थी, जिसके ओट से डॉक्टर को देखा और उसे लगा कि वो सो रही है। यानी कि यह साफ है कि कत्ल के बाद आरोपी ने पीड़ित डॉक्टर का हाथ इस तरह से उसके सिर पर रख दिया जिसे देखकर ये लगे कि वो सो रही है। यानी सीन ऑफ द क्राइम को वारदात करने के बाद अपने तरह से फैब्रिकेट करने की कोशिश की गई और इसीलिए यह सवाल अहम हो जाता है कि क्या ट्रेनी डॉक्टर की हत्या कहीं और की गई और लाश को सेमिनार रूम में लाकर फेंक दिया गया। सीन ऑफ द क्राइम के मुआयने के बाद कुछ और भी ऐसे सवाल हैं जिनके तह तक सीबीआई जाने की कोशिश कर रही है। सेमिनार हॉल में डॉक्टर की लाश पोडियम पर पड़ी थी, नीचे एक मैट्रेस था और मैट्रेस के नीचे ही बिजली का तार भी पड़ा था, जबकि हाल ही में सोने के लिए दूसरे बिस्तर पर भी हैं। ऐसे में सवाल है कि डॉक्टर ने रात को सोने के लिए पोडियम पर रखे उस मैट्रेस को क्यों चुना। शक और सवाल लाश इस जगह को देखकर भी उठ रहे हैं, जिसमें कहा जा रहा है कि शायद वारदात के बाद लाश को यहाँ लाकर फेंक दिया गया। और इधर कोलकाता से दूर दिल्ली में सुप्रीम कोर्ट में पश्चिम बंगाल के मामले पर चीफ ऑफ जस्टिस की अगुवाई के तीनों जजों की बेंच में सुनवाई हुई। चीफ जस्टिस चंद्रचूड़ सिंह ने इतने संगीन मामले में एफआईआर दर्ज करने में हुई देरी समेत कई मामलों पर पश्चिम बंगाल सरकार और पुलिस को फटकार लगाई। उन्होंने कहा कि इस वारदात के बाद फौरन एफआईआर दर्ज करवाना अस्पताल प्रशासन की जवाबदेही थी, लेकिन एफआईआर रात 11:45 पर दर्ज की गई। अस्पताल प्रशासन क्या कर रहा था? ये सिर्फ एक वारदात नहीं है, बल्कि इसने पूरे देश के स्वास्थ्य सेवाओं पर असर डाला है। हालांकि पश्चिम बंगाल सरकार की ओर से एडवोकेट कपिल सिब्बल ने कहा है कि इक्वेस्ट के फौरन बाद पुलिस ने यूडी केस यानी कि स्वाभाविक मौत का मामला दर्ज किया था। इस पर जस्टिस चंद्रचूड़ ने कहा कि यानी कि हत्या का मामला रात को दर्ज हुआ था, आखिर इतनी देर क्यों लगी? दोस्तों, सुप्रीम कोर्ट के घरवालों को लाश सौंपने में देरी हुई को लेकर भी सवाल पूछा। जस्टिस चंद्रचूड़ ने पूछा कि घरवालों को शव कब सौंपा गया, तो एडवोकेट सिब्बल ने बताया कि रात 8:30 बजे के करीब। इस पर कोर्ट ने कहा कि यानी कि एफआईआर अंतिम संस्कार के भी 3 घंटे बाद रात 11:15 बजे दर्ज हुई। सुप्रीम कोर्ट को रेप और कत्ल की वारदात को लेकर कितना गंभीर है, इसका अंदाजा इसी बात से लगाया जा सकता है कि अव्वल तो इस मामले की सुनवाई के लिए सुप्रीम कोर्ट ने सुओ मोटो यानी स्वतः संज्ञान लिया, ऊपर से सुप्रीम कोर्ट की पश्चिम बंगाल सरकार से इस मामले की तफ्तीश और पूरे केस के संभालने में ढिलाई को लेकर सवालों की सुप्रीम कोर्ट ने झड़ी लगा दी थी। दोस्तों, सुप्रीम कोर्ट ने सवाल पूछा है कि आखिर आरजीकर के प्रिंसिपल ने इस मामले को आत्महत्या कैसे बता दिया? क्या वारदात की सूचना इसका शिकार बनी डॉक्टर के माता पिता को देर से दी गई? आखिर माता पिता की बेटी की लाश देखने के लिए 3 घंटे का इंतजार क्यों करवाया गया? रेप और मर्डर का एफआईआर दर्ज करने में देरी क्यों हुई? दोस्तों, ये सब सुप्रीम कोर्ट की जो उस सरकार से सवाल हैं, पश्चिम बंगाल सरकार से। और यह भी पूछा पुलिस ने सीन ऑफ क्राइम को प्रोटेक्ट करने में कोताही क्यों की? 14 और 15 अगस्त की रात को हजारों लोग अस्पताल में कैसे पहुंच गए? आखिर पुलिस क्या कर रही थी? वारदात के बाद आरजीकर अस्पताल के प्रिंसिपल आखिर क्या कर रहे थे? उन्हें आरजीकर अस्पताल से हटाए जाने के बाद फौरन दूसरी पोस्टिंग कैसे मिल गई? सुप्रीम कोर्ट इस मामले की सुनवाई की गुरुवार को करने जा रही है। तब तक कोर्ट ने इस मामले में सीबीआई से तब तक तफ्तीश को लेकर स्टेटस रिपोर्ट दाखिल करने को कहा है। फिलहाल कोर्ट ने
CISS जैसी सेंट्रल एजेंसियों को आरजीकर अस्पताल की सुरक्षा की जिम्मेदारी सौंपी है और पूरे देश में मेडिकल स्टाफ की सुरक्षा सुनिश्चित करने के लिए मेंबरों की एक नेशनल टास्क फोर्स गठन किया गया है और उनसे 3 हफ्ते में अपनी रिपोर्ट देने को कहा गया है। दोस्तों, आप लोग इस कहानी से यानी कि इस रिपोर्ट से क्या समझते हैं, हमें कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताएं। धन्यवाद।